नहीं था ध्यान कोई तोड़ते हुए सिगरेट, मैं तुझको भूल गया छोड़ते हुए सिगरेट। सो यूं हुआ कि परेशानियों में पीने लगे, गमे हयात से मुंह मोड़ते हुए सिगरेट। मुशाबा कितने हैं हम सोख्ता जबीनों से, किसी सतूं से सर फोड़ते हुए सिगरेट। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज का व्लॉग 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। एक मुआशी, दूसरा मुआशरती, तीसरा सियासी। ये तीनों हिस्से बेहद ज़रूरी हैं क्योंकि ये इस वक्त ट्रेंडिंग के अंदर मौजूद हैं। मैं आम तौर के ऊपर सियासी और मुआशी उमूर के ऊपर ज़्यादा बातचीत करता हूँ, लेकिन आज मुआशरती उमूर के ऊपर भी बात करने की ज़रूरत है। लेकिन आगाज़ करते हैं मुआशी सूरत हाल के हवाले से। मिनी बजट का जब ऐलान हुआ, हर शय महंगी हुई, कीमतों में इजाफा हुआ। वहीं सिगरेट की कीमतों के इजाफे पर मीम्स का एक तूफान आया। किसी ने यह कहा कि क्या पाकिस्तान का सारा कर्जा नशइयों ने ख़त्म करना है। किसी ने यह कहा कि पाकिस्तान की परेशान हाली में ये किस कमबख्त ने सिगरेट की कीमतें बढ़ा दी हैं। उधर 3 दिन पहले एक अजब वाकया हो गया। लाहौर का एक नवाही शहर है, वहां पे थाने के अंदर एक दरखास्त आई और उस दरखास्त गुजार ने यह लिखवाया कि मैं कल रात सिगरेट का पैक लेकर दुकान से निकला कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद आए, उन्होंने मेरे हाथ से पैकेट छीना और फरार हो गए। तो आज मैं इंदराज मुकदमा की दरखास्त लेकर आया हूं। आलम यहां तक आन पहुंचा है कि महंगाई की मारी अवाम, जिनमें से अक्सर सिगरेट नोश अपनी सिगरेट की आदत को हालात से जोड़ते हैं कि यह परेशानी के उनसर को कम करने के लिए पी जाती है, वही अफराद अब यह राय रखते हैं कि हमारे लम्हा भर के सुकून को भी हुकूमत ने नीस्तो नाबूद कर दिया है। सवाल यह है कि जब कारोबार के औकात-ए-कार पर पाबंदी की बात हुई थी, जब शादी हॉल्स की बंदिश पर बात आई थी, तब हुकूमती ऐवानों में मौजूद लोगों की आवाजें बुलंद होना शुरू हुई थी कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ताजिर बर्बाद हो जाएंगे, लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा और ऐसे इकदाम नाकाबिले कबूल हैं। लेकिन ऐवानों में मौजूद 60% सिगरेट पीने वालों में से सिगरेट की कीमत में इजाफे के खिलाफ कोई नहीं बोला, बल्कि उन सब की जानिब से सराहा गया और हुकूमती फैसले को दादे तहसीन पेश की गई। हम भी खुश हुए, बेशुमार खानदान खुश हुए कि शायद हाजी साहब, राना साहब, चौधरी साहब या शेख साहब जो हैं वो घर के हालात को देखते हुए ही अब कमजरफी अपनाएंगे नहीं, वो खुश दिली के साथ सिगरेट को छोड़ देंगे कि घर के हालात शायद कुछ बेहतर हो जाएं। अब सिगरेट का पैकेट 500 रुपए से भी तजावुज़ कर चुका है। हम भी खुश हुए कि वाह, हुकूमती अफराद भी समझते हैं कि ऐसे इकदाम से मुल्की ख़जाने को भरा जा सकता है और इन लोगों की सिगरेट की तरफ रगबत को कम किया जा सकता है। कीमतें बढ़ गईं, बहुत से लोगों ने मुस्तार सिगरेट लेकर पीने को अपनी आदत बनाने की ठान ली, तो दूसरी तरफ लोगों ने तहैया कर लिया कि कोई खून की बोतल मांग ले, कोई एक गुर्दा अतिया करने का कह दे तो मान लेंगे, मगर यह ठान लेंगे कि सिगरेट किसी को मुफ्त में नहीं देंगे। इसी मंजरनामे में वो लोग जिनके लिए एक पैकेट की खरीदारी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी, उन्होंने मुकामी ब्रांड से नजरें चुराई और उनका ध्यान स्मगल्ड और इंपोर्टेड सिगरेट की तरफ हो गया कि हम क्यों मकामी सिगरेट पिएं, उस पर क्यों अपना पैसा खर्च करें। लोगों ने एक हफ्ते के अंदर ही स्मगल्ड और इंपोर्टेड सिगरेट्स की तरफ अपनी तवज्जो को कर लिया। इससे हुआ क्या कि मकामी सिगरेट्स की फरोख्त में एक हफ्ते में ही 52% कमी वाक़ हो गई। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 2 करोड़ 39 लाख लोग ऐसे हैं जो तंबाकू नोशी करते हैं और 1 करोड़ 60 लाख अफराद वो हैं जो सिगरेट के जरिए तंबाकू नोशी करते हैं। अब वजह यह सामने आई जिसके बायस इस मौजू पे व्लॉग को हिस्सा बनाना पड़ा कि आज के दिन आवाजें बुलंद होना शुरू हुई कि वो कंपनीज जो अरसा दराज से खामोश थीं, जिन्हें मालूम था कि किस रास्ते से सिगरेट स्मगल होकर पाकिस्तान आते हैं, जिन्हें यह भी मालूम था कि स्मगल्ड और मकामी सिगरेट्स के मायार का फर्क क्या है, वो इतना अरसा क्यों खामोश रहे। वो सब आज बोले कि पैसे उनके भी बढ़ाए जाए जो स्मगल्ड होती हैं, उनको भी टैक्स नेट के अंदर लाया जाए। अच्छी बात है कि स्मगलिंग की रोकथाम को रोकना चाहिए, अच्छी बात है कि सबको टैक्स नेट में लाना चाहिए। अब की बार आवाज भी ऐवानों में मौजूद अफराद की जानिब से उठाई गई है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की मकामी सिगरेट्स बनाने वाली फैक्ट्रीज के मालिकान में से 70% या तो ऐवानों में बैठे हैं या फिर ऐवानों में बैठे हुए लोगों से उनकी करीबी रिश्तेदारियां हैं। यहां आजकल जो वजीर बने बैठे हैं उनके अपने खानदान की टोबैको कंपनीज मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा से सिगरेट बनाने के बेताज बादशाह सेनेट पे बैठे हुए हैं और उन सब को अब याद आया कि पाकिस्तान में सिगरेट की स्मगलिंग होती है और स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद भी उनकी अपनी ही जान पहचान वाले हैं। उन्हें जब यह मालूम हुआ कि मकामी सिगरेट्स की कीमतें बुलंद होने पर मुख्तलिफ वेंडर्स की जानिब से स्मगल्ड सिगरेट्स के रेट्स खुद साख्ता बढ़ा दिए गए हैं,
तो अब स्मगलर से बातचीत के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि तुम्हारे रेट्स बढ़ा के एक तो कानूनी पैसा दिलवाते हैं और दूसरा अपनी सेल को भी बेहतर कर लेते हैं। इसलिए उनके गठजोड़ के बायस आज पाकिस्तान की तमाम टोबैको कंपनीज ने कहा है कि या तो उन्हें भी टैक्स नेट के अंदर लाएं या फिर हमारी टोबैको कंपनीज को बंद कर दिया जाए। अब देखते हैं कि इस पे हुकूमत क्या इकदाम उठाती है। अब व्लॉग में बात करते हैं मौशरती पहलू के ऊपर। कॉमसेट यूनिवर्सिटी के इम्तिहानी पर्चे में दिए गए एक सवाल के ऊपर बहुत बहस मुबाहिसा जारी है और सोशल मीडिया के ऊपर भरमार है। ज्यादा तादाद उन अफराद की है जो सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं और एक तबका वो है जो ये कहता है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के निसाब का ये सवाल तो दुनिया भर के फिलॉसफी के तलबा को पढ़ाया जाता है, इससे आप सही और गलत के दरमियान फर्क को जान सकते हैं। तो दोनों तबकात के लिए जवाब है। एक जवाब तो उनके लिए जो ये कहते हैं कि ये दुनिया भर में पढ़ाया जाता है। हुजूर वाला कि दुनिया में तो सूदी निज़ाम भी पढ़ाया जाता है और बताया जाता है कि यही सिक्का राजुल वक्त है, तो क्या हम पाकिस्तान में भी उसकी तबलीग शुरू कर दें? दुनिया भर में मईशत को मजहब से मंसूब किया जाता है, तो क्या हम भी मान लें कि मजहब हमारा इस्लाम नहीं है या ईसाइयत मजहब नहीं होता या हिंदू मजहब नहीं है, बल्कि मजहब सारी की सारी मईशत है। दुनिया भर के कई ममालिक में इस्लाम को दहशतगर्दी से मंसूब किया जाता है, तो क्या हम भी दहशतगर्दी को इस्लाम से मंसूब कर लें और इस्लामोफोबिया के खिलाफ हम जो एक जिहाद कर रहे हैं उसको तर्क कर दिया जाए? हर मुआशरे और हर मुल्क की अकदार मुख्तलिफ होती हैं। जैसे मगरिब को अपनी अकदार पर फख्र है, वैसे ही यहां बसने वाले तबके को अपनी अकदार पर फख्र है। तो इन अकदार पर हर्फ लाने की जो भी कोशिश करेगा उसे इसी तरीके के जवाबात का सामना करना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे तबके की तरफ, जो इस वाक़े के बाद पाकिस्तान के निज़ाम तालीम पर सवाल उठाता दिखाई दे रहा है और कहता है कि हमारे सब तालीमी इदारों में ऐसे ही तालीम दी जाती है। तो उनके लिए जवाब यह है कि किसी एक वाक़े के बाद आप पाकिस्तान भर में पढ़ने वाले अपने बच्चों की अखलाकियात के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं उसमें ऐसा ही निसाब पढ़ाया जाता है, क्योंकि यहां पर वालिदैन की तरबियत का बहुत बड़ा अमल दखल है कि आप किस घराने से ताल्लुक रखते हैं, आपका खानवादा क्या है और उस खानवादे ने आपकी तरबियत साल हा साल कैसी की है। और आप जब बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर जाते हैं तो वहां पर आपको मिलने वाली तरबियत और आपके खानदान की तरबियत, उन दोनों में तनासुब पैदा होता है और फिर एक शख्सियत उभर के सामने आती है। तो इसलिए एक वाक़े के ऊपर कुली तौर पे आप यूनिवर्सिटीज के निसाब को बैन नहीं कर सकते और एक वाक़े के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि ये तो दुनिया भर में होता है, पाकिस्तान में भी हो गया तो क्या हुआ। दुनिया भर में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, पाकिस्तान के अंदर ममनू है, आपका मजहब उसे ममनू करता है, आपकी अखलाकियात उसे ममनू करती हैं, आपका आईने पाकिस्तान उसे ममनू करता है। तो बहुत सी चीज़ों पर हमें फ़र्क पैदा रखना चाहिए। अब आते हैं व्लॉग के तीसरे हिस्से पे, जो सियासी हिस्सा है। सियासत के अंदर आने वाले दिनों में बहुत गर्मी पैदा होने जा रही है। आप ये देखिए कि आज ही के दिन नैब के चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान मुस्ताफी होने का फैसला करते हैं। अपनी अलविदाई तकरीर में वो ये कहते हैं कि मुझ पे प्रेशर आ रहा था मुख्तलिफ इदारों की जानिब से और मुझे ये कहा जा रहा था कि इसके ऊपर मुकदमा बनाओ, मुझे ये कहा जा रहा था कि ये फलां का रिश्तेदार है, इससे मुकदमा खत्म कर दो। वो ये कहते हैं कि एक शख्स जो एक प्लॉट के ऊपर कब्जा है उस पर मुकदमा बनाने की बात हो रही है। अभी मुकदमा चलेगा, तहकीकात के बाद मंजर आम पे बात आएगी कि प्लॉट पे कब्जा है भी या नहीं। और दूसरी तरफ जिन्होंने अरबों रुपए का गबन कर दिया है उनको खुलेआम फिरने की छूट है। तो इसलिए मैं इस इदारे की साख को मजरू नहीं करूंगा, मैं अपनी हैसियत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, इस नशिस्त के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं मुस्ताफी होने का फैसला करता हूं। वो मुस्ताफी हुए, उन्होंने अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म को भेजा, वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर इस्तीफा कबूल किया और 4 नामों के ऊपर गौर शुरू हो गया कि नया चेयरमैन क्या लगाना है। आप ये देखिए कि उनके इस्तीफे के 4 घंटे गुजरते हैं और 4 घंटे बाद ही खबर मंजर आम पे आती है कि तोशा खाना रेफरेंस के अंदर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद हुसैन चौधरी, साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ तलबी के समन जारी हो चुके हैं और उन्हें तलब कर लिया गया तोशा खाना रेफरेंस में। ये जब चेयरमैन नैब अपना इस्तीफा भिजवाते हैं उसके तकरीबन 4 घंटे बाद ये खबर मंजर आम पे आ जाती है। एक्टिव इस वक्त चेयरमैन नैब जो है वो डेप्यूटी चेयरमैन नैब थे, उन्हें एक्टिव चेयरमैन नैब बना दिया गया। अब नैब के अंदर बहुत से तकर्रो तबादलों के भी इस वक्त बाज़गश सुनाई देती है कि बहुत से होंगी और ये भी बाज़गश सुनाई देती है कि आने वाले दिनों के अंदर नैब नए केसेस बनाने जा रहा है और नैब के केसेस में तलबियाँ होंगी और ज़्यादा तलबियाँ अपोजिशन की होंगी। वही वज़ीर आज़म जो इस वक्त मौजूदा हैं वो ये कहते थे कि नैब के हुकूमत खाने में
कोई दुश्मन को भी ना भेजे। अब वही उन्हीं के दौरे इक़्तिदार के अंदर चेयरमैन नैब जो मुस्ताफी हो रहे हैं वो बात करके जा रहे हैं कि यहां पे इन्फ्लुएंस है, यहां पे दबाव बढ़ाया जाता है। तो हुजूरे वाला, आपका तो इक़्तिदार है, आप तो इक़्तिदार में बैठे हैं, आपको इस वक्त तहकीक करनी चाहिए, तफ्तीश करवानी चाहिए और उसके बाद मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए कि अमल दखल किसका है। या तो फिर आप ही लोगों का है, या फिर बराए नाम है, या फिर जिनका है उनके अमल दखल को आप खत्म नहीं करना चाहते कि वो आलाकार हैं अपने दुश्मनों को दबाने के लिए। अब बात कर लेते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का आगाज करना है कल से। अब उनकी जेल भरो तहरीक के आगाज से पहले ही आज पंजाब हुकूमत जो है वो लाहौर के अंदर 3 मुख्तलिफ मकामात पे दफा 144 को नाफिज कर देती है। अब यहां पे बयानिया क्या बनाया जाएगा? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बाहर निकलते, हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करती, तो एक मोटिव ऐसा बनना था, एक नैरेटिव ऐसा बनना था कि ये इंतकामी कार्रवाइयां की गई, इन्हें शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने कारकुनान को गिरफ्तार किया, इन्हें घर चले जाना चाहिए। अब उसके मद्दे मुकाबिल उन्होंने क्या किया? दफा 144 को नाफिज कर दिया कि अब जिसको भी उठाया जाएगा उसे दफा 144 के तनाजुर में उठाया जाएगा कि इसने दफा 144 की खिलाफ वर्जी की है, तो इसी खिलाफ वर्जी की वजह से आईन कानून ये कहता है कि आप उस शख्स को गिरफ्तार करें और उसे पाबंदे सलासिल करें और फिर बाद में अदालत में पेश करें और अदालत में उसका केस चले। अब ये जो है ये दफा 144 के तनाजुर में सबको गिरफ्तार करेंगे। उधर 200 कारकुनान, इब्तदाई जो मराहिल में 200 कारकुनान होंगे और उनके साथ वलीद इकबाल होंगे, उनके साथ हम्माद अजहर होंगे, ये बड़े रहनुमा गिरफ्तारियां देंगे और साथ में 200 कारकुनान हैं। एजाज चौधरी साहब भी उन्हीं में होंगे। ये पहला मरहला है, फिर मरहला दर मरहला, शहर दर शहर इनकी तहरीक जारी रहेगी। लेकिन इसके पीछे क्या वफाकी हुकूमत अपने मकासद कुछ और इस्तेमाल कर रही है? उन मकासद के तहत उन्हें नताइज क्या मिलेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। अब बात आ जाती है, खबरें यह भी गर्दिश कर रही हैं कि इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली भी हो सकती है, क्योंकि वफाकी हुकूमत को कहीं ना कहीं पर यह खदशात दिखाई दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारीख का ऐलान किया जा सकता है। अगर उन्हें यह खतरा होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आर्टिकल 6 उसकी तलवार लटक सकती है मुस्तकबिल के अंदर, अगर उन्हें यह खदशा होगा कि आइन से रूगर्दानी करने के बाद उन्हें मुकदमात का सामना भी करना पड़ सकता है, तो वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। इन्हीं खदशात के पेश नज़र इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली के भी चर्चे इस वक्त मंजर आम पे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद मैकेनिज्म अपनाया जाएगा। अब यहां पे बात यह भी हुई कि सदर ने आइन से खिलवाड़ किया है। यह काम निगरान हुकूमत का है। ये आज कमर जमान कायरा साहब कह के गए, कहते हैं सदर ने आइन से खिलवाड़ किया। इन लफ्जों के ऊपर मरकूज रहें। सदर ने अगर आइन से खिलवाड़ किया है तो फिर यह जवाब दिया जाए कि 90 दिन के अंदर आईनी तौर पे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं हो रहा। आपके वफाकी वजीर दाखिला वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर खड़े होकर यह बात कर रहे हैं कि हम 90 दिनों में इलेक्शन कैसे करवा दें, अगर 90 दिनों में यहां पर इलेक्शन होंगे तो फिर वफाक के बाद में इलेक्शन होंगे, तो यह पूरा साल इलेक्शन ही होते रहेंगे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहेगी कि 3 सूबों में इनकी हुकूमत थी, वफाक में इनकी हुकूमत थी, तो इसलिए हम इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे। तो क्या वहां पे आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हुई? आपके वफाकी वजीर दाखिला खड़े होके ये बात कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, तो फिर उसका जवाब वफाकी हुकूमत को भी देना चाहिए। फिर आइन से खिलवाड़ कौन कर रहा है? इलेक्शन कमीशन कर रहा है, गवर्नर कर रहा है, निगरान हुकूमत कर रही है, या सदर ने किया, या वफाकी हुकूमत कर रही है? ये जवाब मंजर आम पे आना चाहिए। फर्ज कर लें कि इलेक्शन नहीं होने, इलेक्शन बाद नहीं होने, तो फिर यह जवाब दे दें कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर इस वक्त जो तरक्याती काम हो रहे हैं, ये तरक्याती काम निगरान हुकूमत के होते हुए कैसे हो सकते हैं? निगरान हुकूमत तरक्याती काम नहीं कर सकती, निगरान हुकूमत तकर्रो तबादले नहीं कर सकती, लेकिन निगरान हुकूमत में ही तकर्रो तबादले भी हो रहे हैं। निगरान हुकूमत जो डीजी नैब लाहौर के उनकी खिदमात भी मांग रही है। निगरान हुकूमत के दौर के अंदर ही तरक्याती काम धड़ाधड़ होते जा रहे हैं और निगरान हुकूमत के दौर में ही डीपीओस के तबादले हो रहे हैं, आरपीओस के तबादले हो रहे हैं, डीसीज के तबादले हो रहे हैं, एसीज के तबादले हो रहे हैं। जवाब दें कि तरक्याती काम के लिए फंड्स कौन जारी कर रहा है? आप तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मौशी इमरजेंसी है, आप ये कहते हैं हमारे पास फंड्स मौजूद नहीं है, आप ये कहते हैं कि नए इंतखाबात नहीं हो सकते फंड्स की मौजूदगी ना होने की वजह से। तो ये जो तरक्याती कामों पे पैसा लग रहा है, ये फंड्स कौन दे रहा है? किसकी जेब खाली हो रही है? ये भी जवाब दें। फिर खबरें ये भी मंजर आम पे हैं
कि ये जो तरक्याती काम हो रहे हैं, ना तो ये पंजाब हुकूमत इसके फंड जारी कर रही है, ना वफाकी हुकूमत जारी कर रही है, बल्कि ये वफाकी हुकूमत की ईमा के ऊपर पंजाब के अंदर जहां जहां पे एमपीएस मौजूद हैं या जो टिकट होल्डर हैं उनके इलाकों में ये तरक्याती काम जारी हो रहे हैं। और उन्होंने ठेकेदारों के साथ साजबाज कर ली है कि आप तरक्याती काम करें, जब हमारी हुकूमत आएगी तो इसी का टेंडर जारी होगा और आपको पैसे सारे ये जारी हो जाएंगे। फिर यहां पे ये सवाल बनता है, अगर इसमें भी सदाकत है, मौजूदा रेट के ऊपर जो काम हो रहे हैं, कैसे मुमकिन है कि 6 माह बाद जब हुकूमत आए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, मान लिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई, उनकी हुकूमत आए, उस वक्त रेट और हो, तो उस रेट के ऊपर ये इसके पैसे जारी किए जाएंगे या इस रेट के ऊपर जारी किए जाएंगे? और ये कैसे ठेकेदार है, उन्हें कौन सा लॉलीपॉप दिया है, कौन सा आईना दिखाया है कि उन्हें यह दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ जाएगी? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो ये ठेकेदारों ने क्या गारंटी मांग रखी है कि आपकी हुकूमत ही आएगी और हमें पैसा मिल जाएगा, और अगर किसी और की हुकूमत आएगी तो हमारा पैसा दब नहीं जाएगा? इन तमाम तर सवालात के जवाबात चाहिए। ये सियासी खेल, मुआशी खेल, मुआशरती खेल, दूसरों को इंतकामी सियासत का निशाना बनाना। अब आप ये कहते हैं कि एक टीम जाएगी, नैब की टीम रवाना होगी, दुबई जाएगी और वहाँ पर जाके तहकीकात करेगी। तो अगर आपने टीमें बैरून मुल्क भेजना शुरू कर ही दी हैं तो आप एक मेडिकल टीम लंदन भी भिजवा दीजिए, वहाँ पे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स भी चेक हो जाएं, ताकि उसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि नवाज शरीफ साहब वापसी के लिए रूबा सेहत हो चुके हैं या अभी भी उन्हें कोई परेशानी है। एक तरफ आप ये कहते हैं कि आपको सर्टिफिकेट्स अदालतों में पेश करने चाहिए, एक तरफ आपकी प्रोसिक्यूशन ये कहती है कि पिम से मुआयना होना चाहिए खान साहब का, ये कौन सी टांग टूट गई कि जो अभी तक जुड़ी नहीं रही, उसका मुआयना होना चाहिए। तो एक बार फिर नवाज शरीफ साहब का भी मुआयना कर लीजिए। सियासत पे दोहरे मायार नहीं होने चाहिए, कुली तौर पे एक मायार होना चाहिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है तो फिर रिलीफ दूसरे को भी मिलना चाहिए। अगर उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है और आईन कानून के मुताबिक हो रहा है, फिर दूसरों पे भी होना चाहिए। दोहरे मायार की सियासत खत्म होनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हो या किसी की भी तरफ से हो। वक्त बदलना है तो अभी बदलिए, यही वक्त बदलने का वक्त है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।